Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here I am again with the chapter electricity, and this is the part 3 of the chapter, and in this video we will study the combination of resistances. So without any delay, let's get started. So combination of resistances, how resistors can combine, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Conductors और resistors can be connected in two ways टू वन अनदर. एक दूसरे के साथ उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो रजिस्टर इस तरीके का दिखता है, ये होता है रजिस्टर का सिंबल, यू शुड रिमेंबर दिस. एंड प्रैक्टिकली वो ऐसे होते हैं रजिस्टर, बट जब हम सिंबॉलिक उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं सर्किट में तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, राइट. सो रेजिस्टेंस, the resistance of the series or parallel combination of the resistors is known as equivalent resistance. यानी कि जब सीरीज में या पैरेलल में जब हम उनको कनेक्ट करेंगे तो उन सब रेजिस्टेंसेस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी, जो एक सम टोटल आएगा कि उन सबको हमने इस तरीके से कनेक्ट करना है कि रेजिस्टेंस कम होएगी या ज़्यादा होएगी, ये हम देखेंगे. और उनका जो सम टोटल हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. So number one way is resistors connected in series. So how resistors are connected in series? Resistors series में कैसे कनेक्ट होते हैं? जब हम रेजिस्टर्स होते हैं ना हमारे पास, जब हम एक रेजिस्टर और दूसरे रेजिस्टर को एंड टू एंड जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हम लोगों ने सीरीज में कंबाइन किया. सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, इसका ये एंड है, एक एंड इसका ये है, तो इसके एंड के साथ में एक और रेजिस्टर कंबाइन कर दूंगी यहाँ पे इस तरीके से. तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. अब ये वाला एंड भी था, इस तरीके से भी यहाँ से भी मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे इसके साथ. तो अब मैं क्या बोलूँगी कि ये तीनों रेजिस्टर्स क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब मैंने कर तो दिया उनको कनेक्ट सीरीज में, अब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है. तो मैंने कंसीडर कर लिए तीन रेजिस्टेंसेस, R1, R2 और R3, ठीक है. तो इस तरीके से हम एक सर्किट बनाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. सो देखो, जैसे हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, और इनके जो एंड्स हैं, इनके एंड्स हैं ये इसका एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है, इसका एंड और इसका एंड. यहाँ पे देखो, इसका ये एंड इधर होना, तो ये दोनों कंबाइंड है ना, एंड टू एंड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एंड टू एंड कंबाइंड है, ये दोनों रेजिस्टर्स, ये वाला और ये वाला और ये, ठीक है. तो हमने तीन रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिए, R1, R2 और R3. R1, R2 और R3, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और इनके अक्रॉस हमने एक सोर्स ऑफ वोल्टेज लगा लिया, एक सेल लगा दिया जिसकी वोल्टेज V है, ओके. और करंट किस तरीके से फ्लो करता है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल. करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, राइट. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से. ये देखो यहाँ पे एरोज भी बना रखे हैं मैंने, ये एरो, ये करंट आई फ्लो कर रहा है. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि जो तीनों रेजिस्टर्स, तीन लगाऊं मैं चार लगाऊं, जितने भी मैंने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए होंगे उनमें से सेम करंट फ्लो करता है. सपोज मैंने यहाँ पे आई करंट सपोज कर लिया, तो अगर यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है तो R1 में से भी आई करंट फ्लो करेगा, R2 में से भी आर करंट ही फ्लो करेगा, और R3 में से भी आई करंट ही फ्लो करेगा. बट इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो वेरी करती है. टोटल वोल्टेज कितनी अप्लाई करी है इन तीनों के अक्रॉस, इन तीनों के अक्रॉस यहाँ पे हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई करी है, V वोल्टेज, जो कि किसका पोटेंशियल है, इस सेल का, जो ये सेल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था V इन तीनों के अक्रॉस. लेकिन सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, हर एक जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अलग होएगी, ठीक है. तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती है. सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू डिफर करती है, बट सभी रेजिस्टेंसेज में से करंट जो है वो सेम पास करता है. यही पॉइंट आपने याद रखना है कि करंट सेम पास करता है, बट हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वेरी करता है. तो R1 था, इसके अक्रॉस मैंने सपोज कर ली कि V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के अक्रॉस मैंने सपोज कर लिया कि V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, R3 के अक्रॉस मैंने सपोज कर लिया कि V3 यहाँ से लेकर V3 है, इतना इतना, ठीक है. इस तरीके से जैसे ये V यहाँ से लेकर ये इसके अक्रॉस V2 है, R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल है, ठीक है. और इन तीनों के अक्रॉस टोटल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूं तो कितना है V, राइट.
ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है वी पोटेंशियल है इन तीनों के अक्रॉस। टोटल में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूं तो वी पोटेंशियल है, राइट। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना पोटेंशियल है, वी पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि हमने अप्लाई किया है। और यहाँ डिवाइड हो गया हर एक रेजिस्टेंस के साथ, राइट। सो मैंने बोला कि मान लेती हूँ कि मैं आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, और वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैंने सेटअप किया है, ठीक है। इन सभी ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई करा है मैंने, वी, ठीक है। तो V1 V2 V3, जैसे कि मैंने आपको बताया ये तीनों के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। तो अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों के सम के इक्वल। इन तीनों का मैं सम करूंगी तो ये टोटल पोटेंशियल आएगा, राइट। सो V1 V2 V3 with the potential differences across R1 R2 R3, then the potential difference across AD, A to D, A पॉइंट कहाँ पर है, इस तरफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना पोटेंशियल होगा, ये टोटल पोटेंशियल कितना है, V है ना, लेकिन किस किस से बना है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3। सो AD के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर R1 दिस V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 राइट V2, एंड पोटेंशियल अक्रॉस R3। इन तीनों का मैं सम करूंगी तो मेरे पास V वैल्यू आएगी, राइट। सी हियर V था टोटल पोटेंशियल A से लेकर D तक, यहाँ तक कितना टोटल पोटेंशियल था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, हमने स्टडी किया ये पिछली वीडियो में। सो हम V इज इक्वल टू IR, इसको अब हम हर एक पोटेंशियल के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट पोटेंशियल के लिए मैं यूज़ करूँगी तो V1 है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V1 है, तो V की जगह V1, एंड रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, सो मैं R1 यूज़ कर लूँगी, राइट। और नेक्स्ट मेरे पास आता है V2 I R2। V2 के केस में रेजिस्टेंस कितनी थी, V2 के केस में रेजिस्टेंस कितनी थी, R2 थी, और R3 के केस में V3 है। तो V इज इक्वल टू IR में जब मैं R3 की वैल्यू पुट करूँगी तो यहाँ उसके अक्रॉस कितना है, V3 पोटेंशियल है, तो वो वैल्यूज आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वेशन जो 1 थी वो क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी जो टोटल पोटेंशियल है किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल, ठीक है। तो ये देखो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या आई थी, I1 R1, V2 की वैल्यू आई IR2, ठीक है, V3 की वैल्यू आई IR3। ये देखो यहाँ से IR2 IR3, और लास्ट स्लाइड में V1 की वैल्यू थी, तो हमने V1 V2 V3 की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी इस तरीके से, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। सो उनकी जगह हमने उनकी जो वैल्यूज निकाली थी उनको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो तीनों टर्म्स में मैं देखूँ तो I जो है वो कॉमन है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो मैं इसको बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया, I हर एक टर्म के साथ था तो मैंने उसको बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद अब मैंने बोला RS मान लेती हूँ मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस सीरीज कॉम्बिनेशन का, यानी कि जब मैंने इन तीनों को कनेक्ट किया तो इनका सम टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं वो कैसे निकलेगा। मैंने मान लिया कि RS जो है वो टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, मैंने बोला RS जो है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ले लिया इस सीरीज का। देन वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, जो टोटल वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल उस सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR होता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो अगर मैंने V टोटल पोटेंशियल लिया है तो टोटल पोटेंशियल उस सर्किट में किसके इक्वल होगा, I करंट तो सेम फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर उसको हम कह सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो कि टोटल रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, सी हियर। तो अब अगर ये RS के इक्वल आता है, लेकिन V की वैल्यू तो हमने ये भी निकाल रखी है, V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 R3। सो इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, राइट। V इज इक्वल टू दिस, V की वैल्यू ये भी है लेकिन V की वैल्यू तो ये भी होएगी,
अगर आर एस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी है आई आर एस, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि v की वैल्यू कितनी होती है, v पोटेंशियल जो था वो v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल है। ठीक है, v1 v2 और v3। ठीक है, तो ये सॉल्व प्लस v3 जो मैंने प्लस किया था। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी, ये वैल्यू आई थी v इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, राइट। लेकिन मैंने बोला आर एस अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू आई आर एस आना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं देखूं, इसको और इसको, सो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, आई इंटू आर एस आई है। अब v की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, राइट। मैंने पुट करी जब, तो v की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, जब मैंने v की जगह ये वैल्यू डाल दी तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, v की जगह देखो मैंने ये लिख दिया, राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम रही, वैसी की वैसी। अब क्या होगा, जो i है, i इंटू आर, और i जो है ये इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो i टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या रह जाएगी मेरे पास, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, राइट। सी हियर, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आ गई हमारे पास ये इक्वेशन। ठीक है, देखो, तो हमारे पास जो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कुछ रेजिस्टेंसेस को, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है कि सम टोटल रेजिस्टेंस कितना है उस सर्किट में, वो कितना आएगा, सभी रेजिस्टेंसेस का सम करके वो वैल्यू जो आएगी वो हमारा होएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो क्या होता है, अगर मैं एन रेजिस्टेंस, अब मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए थे ना अपने केस में, जो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे सर्किट, उसमें मैंने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस लिए थे। सपोज कर लेती हूँ एन रेजिस्टेंस, एन कैन बी एनी नंबर, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, एन कैन बी एनी नंबर, एन कैन बी एनी नंबर। तो जितने भी मैं रेजिस्टेंसेस लूंगी और उनको अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो जो मेरे पास अफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर आर फाइव अप टू सो ऑन। सपोज मैंने आर थर्टीन लिए, 13 रेजिस्टेंसेज ले लिए हैं, अगर मैंने 13 रेजिस्टेंसेज ले रही हैं तो आर एस कितना आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू सो ऑन प्लस आर फोर आर फाइव आर सिक्स आर सेवन एट नाइन 10 11 12 अप टू आर थर्टीन, मतलब उन सभी रेजिस्टेंसेस का इंडिविजुअल सम ले लेंगे हम। ठीक है, तो जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आती है वो सभी इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंसेस जो हैं उनके सम के इक्वल आता है, राइट। सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस आती है, राइट। रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही है, उन सबको प्लस करके जो हमारे पास आंसर आता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। सो यहाँ पे भी देखो वही चीज लिखी है कि अफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, so let's have some points to remember. So let's see what are these points. The net resistance of the combination is equal to the sum of the resistances of the individual conductors. तो हमने यही पढ़ा कि कितने कंडक्टर्स लगाए थे, रेजिस्टेंसेस यानी कि कंडक्टर्स, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसी की रेजिस्टेंस लेते हैं ना हम। ठीक है, कोई भी कंडक्टर, कोई 3 कंडक्टर हमने लगा दिए थे एक साथ और उनकी कुछ रेजिस्टेंसेस थी। ठीक है, तो इनकी रेजिस्टेंसेस का जो सम टोटल है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो किसके इक्वल आता है, जो हर एक की रेजिस्टेंस होगी, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी। ये 2 कंडक्टर थे ना, रेजिस्टेंस किसकी होती है, कंडक्टर्स की होती है। तो जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आती है, नेट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, उस कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टर्स। हर एक कंडक्टर, सपोज इसकी 2 ओम है, इसकी 3 है, इसकी 1 ओम है, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगी ना इस सर्किट के अक्रॉस मेरी, सी सपोज ये सर्किट है, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इस सर्किट की, वो आएगी 2 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 2 3 5 प्लस 1 6, कितनी आ जाएगी 6 ओम।
ठीक है, 6 ओम। तो इस सर्किट को मैं कुछ इस तरीके से, अब ये 6 ओम जो मेरे पास रेजिस्टेंस आई ना, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ, 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये मैंने इसको सेल के अक्रॉस अटैच कर दिया, राइट। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये है 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, और ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो इन दोनों सर्किट्स में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, क्योंकि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, जो एक इक्विवेलेंट, जो एक सम टोटल एक नेट रेजिस्टेंस आई, वो मैंने उतने रेजिस्टेंस का एक ही कंडक्टर यहाँ लगा दिया सर्किट में, राइट। तो ये आता है मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट को क्या बोलूंगी मैं? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। जो मैंने वो सर्किट बनाया था फर्स्ट स्लाइड में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंडक्टर इज द सेम। जैसे कि मैंने आपको बताया आई करंट फ्लो कर रहा है, तो सभी कंडक्टर्स में से सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो मैंने क्या किया था, 3 रेजिस्टेंस लगाए थे, 1 2 देन 3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक सेल लगा दिया था जो कि कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा था, वी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वी पोटेंशियल वो प्रोवाइड कर रहा था। तो ये जो टोटल पोटेंशियल जो है, ये टोटल पोटेंशियल है ना, जो ये सेल प्रोवाइड कर रहा है, तो ये टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल आई है उन सब के सम के इक्वल। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, इसके अक्रॉस V1 मैंने बोल लिया था, इतना पोटेंशियल V1 पोटेंशियल है। सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2 पोटेंशियल ले लिया था मैंने, ठीक है। और थर्ड के अक्रॉस मैंने V3 ले लिया था। तो जो अब टोटल इस सारे कॉम्बिनेशन का, इस सारे के सारे कॉम्बिनेशन का जो टोटल मेरे पास वोल्टेज आई है, ठीक है, ये जो टोटल जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है जो मैंने लगाई थी, टोटल कितनी थी जो मैंने अप्लाई करी थी, जो सेल के थ्रू हमें मिल रही थी, ये किसके इक्वल होगी, इन सब के सम के इक्वल। यानी कि जो टोटल, ये देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, द वोल्टेज अप्लाइड, जो वोल्टेज हमने अप्लाई करी है वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इंडिविजुअल कंडक्टर्स। सभी कंडक्टर्स के अक्रॉस कितनी कितनी पोटेंशियल है उनका सम, यानी कि फर्स्ट के अक्रॉस V1 थी, सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2 थी, ठीक है, और थर्ड के अक्रॉस V3 थी। तो इन सब का टोटल करूंगी मैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज में जब हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो उस अरेंजमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। So number one is the series arrangement is not used in domestic circuits. So why? अगर हम डोमेस्टिक सर्किट्स जो हैं, जो हमारे घर में सर्किट्स हैं, जैसे कि बल्ब है, फैन है, ठीक है, हीटर होता है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर होता है हमारे घर पे, अगर हम सबको इकट्ठे यूज़ कर दें, ठीक है, एक साथ ही यूज़ कर दें, ये बल्ब है, रेफ्रिजरेटर भी आगे लगा दिया हमने, आगे साथ में लगा दिया हमने टेलीविज़न, ठीक है, तो सबको हमें पता है जो एक बल्ब होता है, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर है, तो मुझे पता है बल्ब को अलग करंट चाहिए है, हीटर की कैपेसिटी अलग है करंट की, ठीक है। तो अगर मैं सेम करंट फ्लो करवाती हूँ, मान लेते हैं मैं हीटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं फ्लो करवाती हूँ, तो ये टीवी है मेरे पास, ठीक है, तो हो सकता है ज़्यादा करंट में फ्लो करवाऊँ तो इनमें से कोई अप्लायंस जो है वो डैमेज हो सकता है, और ठीक है, अगर मैं बल्ब के अकॉर्डिंग करंट सप्लाई करवाऊंगी, कम करंट में देती हूँ, ठीक है, बल्ब को कम करंट चाहिए होता है ना, तो अगर मैं उसको हीटर में से प्रोवाइड करूँ, क्या पता हीटर को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट ना मिल पाए, इसलिए हम लोग सीरीज अरेंजमेंट को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही सिंगल पाथ होता है ना, सिंगल पाथ होता है करंट को फ्लो करने के लिए, तो कोई अप्लायंस डैमेज हो सकता है, बाकी के वर्क करना, अगर एक भी यहाँ से ख़राब हो जाता है ना, अगर एक भी अप्लायंस बीच से ख़राब हो जाए, सपोज ये हीटर ख़राब हो गया ना, तो यहाँ से जो कनेक्शन है ना इस सर्किट का, वो कनेक्शन ही टूट जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने इस तरीके से बताया था कि वो कंप्लीट पाथ होता है, ठीक है, अगर यहाँ से कुछ ब्रेकेज आ जाए ना, यहाँ मैंने सेल लगाया, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेकेज आ जाएगी ना,
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ठीक है। अगर इस सर्किट में यहाँ ब्रेकेज आ रही है तो ये जो करंट है ना, ये इसका पाथ जो है कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए जो बीच में मैंने बाकी अप्लायंसेस लगा रखे हैं वो भी काम करना बंद कर जाएंगे, राइट। इसलिए हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका यूज़ नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने वही एक्सप्लेन किया कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, हीटर, टोस्टर हो गए, इन सबको डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है वर्क करने के लिए। सो जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं मिलेगा, कुछ डैमेज हो जाएंगे और कुछ बाकी के जो है वो वर्क करना स्टॉप कर जाएंगे। सो दिस इज द रीजन, दैट इज वाई दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज अरेंजमेंट। बाय द वे हम सीरीज अरेंजमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं? जो डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, दिवाली फेस्टिवल हम लोग बहुत मनाते हैं, हमें पता है ना। तो जो डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं उनमें क्या होता है, सीरीज अरेंजमेंट होती है उनमें, ठीक है। हम वो लंबी सी तार होती है, एक लड़ी होती है, उसको हम प्लग इन करते हैं और वो सभी के सभी एक ही बार स्विच ऑन करने से जितने भी बल्ब उसमें अटैच होते हैं सभी जलने लग पड़ते हैं ना। तो क्या होता है, अगर उनमें से एक भी बल्ब खराब हो जाए तो वो सारी की सारी जो हमारी स्टिक है, वो जो लड़ी है, वो सारी की सारी खराब हो जाती है। दिस इज द रीजन कि अगर एक भी अप्लायंस वर्क करना बंद कर जाए तो सीरीज अरेंजमेंट में जो बाकी अप्लायंस हमने उस सर्किट में जो बाकी चीज़ें लगाई होती हैं वो भी काम करना बंद कर जाती है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। सो यू शुड ऑल्सो नो द यूज ऑफ series arrangement, so that is in decorative lights, right? So let's move ahead. Now resistors connected in parallel, we will see how resistors are connected in parallel. So they are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected at one common point and the other end of the resistor is connected to other common point. यानी कि देखो इस तरीके से लेंगे, ये सर्किट है हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसमें फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो तीन रेजिस्टेंस थे R1 R2 R3, इनका एक एंड, इन तीनों का एक एंड मैंने एक कॉमन पॉइंट ए पे ज्वाइन कर दिया और तीनों का एक कॉमन पॉइंट एक बी पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पहला एक पॉइंट, दो पॉइंट होंगे ना इसके, दो साइड्स होंगी एक रेजिस्टर की, एक साइड तीनों की एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन कर दी और दूसरी साइड तीनों की एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन कर दी। यही चीज यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखी है कि रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है उसको, तो मतलब क्या है, जब उसका एक कॉमन पॉइंट पे हम उनकी एक एक साइड को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। उस कॉमन साइड से फिर हम उसको एक सेल या बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है। अब इस कनेक्शन में क्या होता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज के केस में मैंने आपको बताया सेम करंट फ्लो करता है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। लेकिन जो पैरेलल है उसमें उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। अब इसमें क्या होगा, करंट जो है तीनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो है तीनों के अक्रॉस सेम रहेगी। कितनी वोल्टेज, वी। और तीनों में R1 करंट, R1 रेजिस्टेंस था उसमें करंट I1 जाएगा, R2 रेजिस्टेंस था उसमें I2 जाएगा, R3 रेजिस्टेंस उसमें करंट R3 जाएगा, I3 जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास सोर्स ऑफ पोटेंशियल था V, ठीक है। ये कोई सेल मैंने अटैच कर दिया, इस सेल के अक्रॉस मैंने ये थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब कि जितने भी रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं उनकी एक साइड को किसी एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है और दूसरी साइड को किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो जिस तरीके से हमने सीरीज रेजिस्टेंस का फुल केस स्टडी किया कि हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, क्या होता है, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या यूजेस हैं, उसी तरीके से अब हम पैरेलल का स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस, तो उसका मीनिंग क्या है कि दो कॉमन पॉइंट्स पे ज्वाइन किया है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सीरीज का बिल्कुल ऑपोजिट है, सीरीज में करंट सेम जाता था लेकिन इसमें क्या जाएगा, इसमें पोटेंशियल जो है तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल रहेगा। और वो क्या पोटेंशियल होगा, जो कि हमने अप्लाई कर रखा है, राइट। तो सेम वैसे ही मैंने बोला तीन रेजिस्टेंसेस मैंने ले लिए, R1 R2 R3, ठीक है। उनको एक सेल के अक्रॉस ज्वाइन कर दिया, ठीक है, उनको कनेक्ट कर दिया एक सेल के अक्रॉस। और मैंने बोला कि V बी द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ए बी, दीज आर द टू कॉमन पॉइंट्स, राइट। तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो अप्लाई किया इस सेल ने वो मैंने V ले लिया। अब क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस है उनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं तो तीनों जो हैं डिफरेंट करंट ड्रॉ करेंगी सेल से, ठीक है। तो I1 I2 I3 मैंने बोला ये करंट्स की वैल्यूज हैं जो कि कौन से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, R1 R2 एंड R3। R1 में कितना करंट जो आ रहा है I1, R2 में I2 एंड R3 में R3। सो तो टोटल करंट कितना होएगा, अब टोटल करंट की बात करते हैं इधर। देखो
ये करंट जा रहा था यहाँ से, ठीक है। जो सेल है, सेल से इस कॉम्बिनेशन ने कितना करंट ड्रॉ किया है, वो है आई। मैंने बोला आई करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। आई करंट जब यहाँ गया तो ए पॉइंट पे वो जितने भी रेजिस्टेंस है उतने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस ली हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो आई करंट था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से ये फ्लो करा वापस, ये तीनों करंट्स, ये आई वन, ये आई टू और ये आई थ्री, वापस ये बी पॉइंट पे आके ज्वाइन हो गए। और यहाँ से फिर कितना करंट फ्लो करेगा, उतना ही जितना स्टार्टिंग में फ्लो करा था आई, राइट। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, क्योंकि यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर यहाँ से दोबारा ज्वाइन करके वापस आ गए, ठीक है। तो देखो, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। टोटल जितना तीनों में जा रहा है करंट वो किसके इक्वल होगा, जो करंट स्टार्टिंग में जो उस कॉम्बिनेशन ने ड्रॉ किया है सेल से, राइट। सो सी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। ये हमने ओम्स लॉ से देखा। देन अब हम क्या करेंगे, इस केस में पोटेंशियल सेम रह रहा है, ठीक है। करंट वेरी कर रहा है तो यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर से हमने करंट की वैल्यू निकाली। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेजिस्टेंस को जब हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा आर से, वो V से डिवाइड हो जाएगा R, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ गई, ठीक है। अब करंट तीनों में डिफरेंट जा रहा था तो फर्स्ट में I1 जा रहा, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, V ओवर R1। अब पोटेंशियल सेम रह रहा है तो V को हम V ही लिखेंगे, ठीक है। I2 इज इक्वल टू VR2 एंड सिमिलरली I3 कितना आएगा, V ओवर R3, राइट। सो चले नेक्स्ट देखते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 ये थी I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब हम I1 की, I2 की और I3 की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने पुट करी तो देखो क्या चीज़ आई मेरे पास, I1 की वैल्यू पुट करी V ओवर R1, V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। लेट मी राइट हेयर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस R3। तो I1 की वैल्यू कितनी है, V ओवर R1, राइट। सिमिलरली लेट मी राइट अदर थिंग्स। सो सी, जो I1 की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी, I1 की वैल्यू थी V ओवर R1, पुट कर दिया। I2 की वैल्यू थी, ये देखो ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है इन तीनों का यूज़ करके, ठीक है। इन तीनों को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे वैल्यूज़ देखो, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या चीज़ है, इन तीनों टर्म्स में मेरे पास कॉमन क्या है, V मेरे पास कॉमन है तो V को मैं बाहर ले सकती हूँ कॉमन, और अंदर ब्रैकेट में मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, राइट। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, V को मैंने बाहर कॉमन ले लिया ना, देखो V को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, ठीक है। तो यही इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे रीराइट कर दिया है। तो अब मैंने बोला लेट RP बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, राइट। RP अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। तो अगर RP इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, V I इज इक्वल टू V ओवर RP, राइट। सो लेट्स सी what happens next. So equation 2, what is the equation 2, this is equation 2, V is equal to I over R1, here I have written V is equal V into 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3, right. So V की I की वैल्यू तो मेरे पास ये आई ना, I की वैल्यू ये आई, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये निकाल ली। जब RP मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस सपोज किया अगर, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, V ओवर RP। तो I की वैल्यू V इज इक्वल टू RP मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है कि यहाँ से वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ये वैल्यू इस I में पुट कर दी जब मैंने, तो क्या आएगी वैल्यू, राइट हैंड साइड तो वैसी की वैसी रहेगी, और I की जगह मैंने V ओवर RP पुट कर दिया। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आई थी ये, अब ये है V ओवर RP, ठीक है। V ओवर RP की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास,
ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ रीराइट किया है। ठीक है, ये जो आई की वैल्यू थी वी ओवर आर पी, इसको इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया वी ओवर आर पी, और राइट हैंड साइड को मैंने वैसा का वैसा लिख लिया। अब देखो वी ओवर आर पी इज इक्वल टू वी इंटू दिस टर्म, सो वी जो है इस सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से मैं वी को कैंसिल कर सकती हूँ, वी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर आर वन, 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस केस में, पैरेलल के केस में। जब हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया होता है तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर सिमिलरली जैसे कि हमने सीरीज के केस में बोला था कि अगर n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो इसमें भी अगर n रेजिस्टेंसेस हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओवर आर पी की वैल्यू कितनी आएगी, उसमें 3 थे, 3 रेजिस्टेंसेस थे, अगर n ले लेती हूँ तो अप टू 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री, इसको हम प्लस करते जाएंगे अप टू आर एन, एंड n कैन बी एनी नंबर। सपोज 14 रेजिस्टेंसेस अगर लिए हैं तो 1 ओवर आर टू, 1 ओवर आर थ्री प्लस R4 अप टू सो ऑन अप टू 1 ओवर R14 तक हम ले लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में जब हम सॉल्व करेंगे, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 3 रेजिस्टेंस थे, 2 ओम, 1 ओम और 3 ओम, इन तीनों को हमने कनेक्ट किया था पैरेलल में, तो इसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। देखो 1 ओवर आर पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है 2, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन, ठीक है, प्लस 1 अपॉन आर टू कितना है, आर टू की वैल्यू ये है 1, ठीक है, 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, ये आ गई 3। तो अब मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो क्या आएगी मेरे पास, अब 2 1 3, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 ज़ा 6, सो 3 1 ज़ा 3, राइट। आई होप आपको एलसीएम सॉल्व करने आता है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 6 के साथ अगर मैं डिवाइड करूँ 1 को, 6 है, अगर मैं उसको 1 के साथ डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है 6 ही आता है। ठीक है, तो इस 6 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 6 1 ज़ा 6, ठीक है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर इज 3 एंड हमारे पास क्या है 6 है, 6 हमारा एलसीएम आया है, तो इसको इस डिनोमिनेटर के साथ मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या इतना आता है 2 आता है, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ क्या आएगा 2, ठीक है। इस सारी वैल्यूज को मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आता है 3 + 6 9 10 11, 11 ओवर 6। तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये तो मेरे पास 1 ओवर आरपी की वैल्यू आई ना, 1 ओवर आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 11/6, लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता क्या है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो होता है आरपी, नॉट 1/आरपी, आरपी इज द रेसिप्रोकल। सो आरपी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया तो 1 ओवर आरपी बन जाएगा, इस तरफ मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो ये टर्म जो है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, 6 न्यूमिनेटर में और 11 डिनोमिनेटर में। तो मेरे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी इस पूरे सर्किट की, ठीक है, जब मैंने 2 1 और 3 ओम के रेजिस्ट, ये ओम्स में था रेजिस्टेंस, ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को जब मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो मेरे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आती है वो ये आती है 6/11। अब देखो 6/11 वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। और हमारे पास सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या था, जो हमने 3 रेजिस्टेंस लिए थे, एक 2 लिया था, एक 1 लिया था, एक 3 लिया था, तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या था 1 था, ठीक है, 1 जो था वो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था। लेकिन जब मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो वो मेरे पास आया 6/11, और 6/11 तो 1 से भी छोटा है, यानी कि हम जितने भी रेजिस्टेंस लेते हैं, हम जितने भी रेजिस्टेंस लेंगे उनको मैं अगर पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो जो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी ना वो बहुत कम वैल्यू आती है, और वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी कम वैल्यू आती है, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है।
So let's see some points which should be remembered, which should be memorized by you people. ठीक है. So these are the sum of the reciprocals of the resistances of the individual conductor is equal to the reciprocal of the net or equivalent resistance of the combination. यही चीज है. ये लाइन का मीनिंग आई होप आपको समझ आ रहा है कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, जो भी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए पैरेलल में, हर एक इंडिविजुअल का रेसिप्रोकल लेके, हर एक इंडिविजुअल का रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल है ना, ये देखो 1/r1 1/r2 इन सब का रेसिप्रोकल है, और इनका क्या कर रही हूँ मैं, सम. सबका रेसिप्रोकल लेके उसका सम मैं करूंगी तो वो किसके इक्वल आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस. यही लिखा है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द individual conductors is equal to the reciprocal of the net or equivalent resistance, कि इन सबका सम इस equivalent resistance के reciprocal के equal आता है, right? So next point, different amount of current flow through different resistances. सभी resistances में से different amount of current flow करता है, ये हमने देख लिया. हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होएगी, लेकिन उसमें से करंट भी डिफरेंट फ्लो करेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम है, तो करंट जो होता है हर एक रेजिस्टेंस में से वो डिफरेंट फ्लो करता है. ठीक है, सभी में से डिफरेंट फ्लो करता है. अब एक जिसका रेजिस्टेंस कम होएगी, जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस लो होएगी, उसमें से करंट जो है कम फ्लो करेगा. ठीक है, उसमें से करंट लार्ज अमाउंट में फ्लो करेगा. सॉरी, देखो, रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. जिस कंडक्टर की जितनी कम रेजिस्टेंस होगा, यानी कि उसमें जितनी कम ऑपोजिशन लगेगी करंट के फ्लो के लिए, उतना ही ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करता है. और जिस कंडक्टर का जितना हाई रेजिस्टेंस होगा, जितना हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम करंट की वैल्यू. देखो, ओम्स लॉ को अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, और इस केस में सॉल्व करते हुए हमने आई की वैल्यू क्या निकाली थी, यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आती है, V ओवर आर. अब देखो, आई की वैल्यू है V ओवर आर. अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आर आई की वैल्यू कम होएगी, अगर आर की वैल्यू कम होगी तो आर आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगी. ऐसा क्यों, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है. इनवर्स मतलब आई की वैल्यू v ओवर आर, आर क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो करंट की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है. राइट, सिंपल सी बात है. रेजिस्टेंस का मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. अगर ऑपोजिशन कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करता है. राइट. So next point, the potential across each conductor is equal. हर एक कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो इक्वल है. हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल रहता है, और वो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, जो हमने अप्लाई किया होता है. ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कंडक्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन. जो वोल्टेज हमने अप्लाई करी है, और वो वोल्टेज हमें कौन प्रोवाइड करता है, जो सेल और बैटरी हमने अटैच किया है कॉम्बिनेशन के साथ, वो कितना वोल्टेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, उतना ही वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट. अब जो सीरीज अरेंजमेंट था उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, इसकी एडवांटेजेस होंगी. ठीक है, देखो क्या एडवांटेजेस है. अगर कोई भी अप्लायंस स्टॉप कर जाता है वर्क करना, कोई भी अप्लायंस वर्क करना रुक जाता है, तो बाकी के जो डिवाइसेस हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि सभी में से डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है. देखो, इस तरीके से पैरेलल में होता है ना, ये दूसरा रेजिस्टेंस था और ये इस तरीके से तीसरा रेजिस्टेंस था. अगर ये काम करना बंद कर जाता है, ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ से करंट आ रहा है ना, यहाँ से करंट आ रहा था, तो यहाँ जाके करंट ने डिवाइड करना था. अब करंट जो है वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा. लेकिन इससे ये जो दो अप्लायंस हैं ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे, ना ये वाला अप्लायंस अफेक्ट होगा, ना ये वाला अप्लायंस अफेक्ट होगा. अगर ये फर्स्ट वाला जो है, अगर ये स्टॉप कर देता है काम करना, अगर ये खराब हो जाता है. राइट, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट.
नेक्स्ट पॉइंट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिवाइस इज इक्वल, क्योंकि पोटेंशियल हर एक डिवाइस की अक्रॉस इक्वल होता है, तो हर एक डिवाइस जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उस सेल से उस पोटेंशियल जो हमारे पास सोर्स है उससे कितना करंट ड्रॉ करेगी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एडवांटेज है। इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो करंट ड्रॉ कर रही है हर एक डिवाइस, तो वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको सब समझ आया होगा। फॉर एनी डाउट you are free to write in the comment section. So thank you so much for watching. We will meet in the next video. See you then. Tada, bye bye.